हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th की मैथ की क्रश कोर्स की वीडियो लॉन्च करने वाले हैं। पूरा क्रश कोर्स डालेंगे 10th का मैथ का। तो चलो देखते हैं। पहला चैप्टर है हमारा क्लास 10th का वास्तविक संख्याएं। तो संख्याएं, वास्तविक संख्याओं में मैं बता दूं कि संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक वास्तविक और दूसरा है आपका काल्पनिक। तो अभी हम काल्पनिक संख्याओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल और केवल वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम, विषम, परिमेय, अपरिमेय, सारी की सारी आदि कर लो, सभी संख्याएं इसी में आती हैं। किसमें? वास्तविक संख्याओं में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर और चैप्टर की तरफ चलते हैं कि आगे क्या है। तो पहले चैप्टर में हमारी पहली प्रमेय है प्रमेय 1.1 अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। हम सभी जानते हैं कि संख्याओं का गुणनखंड कैसे होता है, तो हम वो नहीं बताएंगे, हम सीधे सीधे आते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्योंकि हमने ये सीरीज क्रश कोर्स में लॉन्च की है, तो इसलिए हम इसको बहुत जल्दी से पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं, कहने का मतलब ये, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें तो हम वो कर सकते हैं। मतलब प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। और ये जो गुणनखंड हम कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम में अद्वितीय होता है। जैसे कि मान लीजिए इस पूरा का हम आपको एक उदाहरण देकर के समझाते हैं। ये सिर्फ इतना कह रहा है कि कोई भी भाज्य संख्या होगी उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एक अभाज्य संख्या हमारे पास 24, तो इस 24 को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? हम इस 24 के कर लेते हैं फैक्टर। क्या कर लेते हैं? फैक्टर। तो फैक्टर करेंगे तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 12, फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर आएगा ये 6, और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3, और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1। तो जो हमारी संख्या थी 24, उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो ये जो 2 है और ये जो 3 है, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1। अर्थात इस 24 को हमने क्या कर लिया? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। और अगर मैं इनको एक क्रम से रखूं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, तो ये अद्वितीय होता है, इसका कोई दूसरा रूप नहीं मिलेगा आपको अगर आप अद्वितीय। ठीक है, तो इस केवल और केवल इस प्रमेय में ये कहा गया था कि किसी भी भाज्य संख्या को आप क्या कर सकते हैं? अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा। आगे हम करेंगे प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 की तरफ चलते हैं, केवल और केवल इसी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के आधार पर। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम सभी ने क्या किया है? फैक्टर किया हुआ है, और मैंने एक उदाहरण दे भी दिया था। और पहला फिर से एक सवाल मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि पहला सवाल है अपना 140, इसको हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है।
तो आपने पहला सवाल लिख लिया है स्क्रीन पर 140, और इसके हम कर देते हैं फैक्टर। तो 2 से इसको काटा तो 2 सत्ते 14, ये 0 ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा। फिर काटेंगे 2 तिया 6, फिर ये 2 तिया 6, 1 बचेगा तो ये 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। फिर अब हम इसको देखो 2 से कट गया, अब हम इसको काट देंगे 5 से, तो 5 सत्ते 35 और फिर 7 एकम 7। तो आंसर 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आएगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। आंसर मिला हमें। मैं ये भी रख सकता हूँ, दूसरा ये भी कर दूंगा, तो 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। इस तरह से इस सवाल को हम सॉल्व कर देंगे। बाकी भी सवाल इसी प्रकार से 156, 38, 25, 5005 ये आप स्वयं करेंगे। ज़्यादा करो तो मैं दूसरा सवाल और कर दे रहा हूँ, ये आपका हो जाएगा 156 वाला, इसको मैं कर दे रहा हूँ। तो इसको फिर से काटेंगे तो ये आएगा 2, 2 सत्ते 14, हाँ से लेख 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 निम 18, फिर ये 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9, और ये 13 से 13 एकम 13। तो अब 156 के अभाज्य गुणनफल अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का रूप क्या आया? 2 की घात 2। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये 2 हैं तो 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3, यहाँ पे सिर्फ 1 है तो 3 की घात 1, और 13 भी 1 है तो 13 की घात 1। तो इस तरह से ये आंसर हमारे निकलेंगे। अभाज्य किसी भी भाज्य संख्या को यदि आपको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना हो तो इस प्रकार से लिखेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्योंकि ये सीरीज क्रैश कोर्स के बेस पर लॉन्च है, इसलिए मैं बहुत सी चीज़ें इसमें हैं, जैसे कि आपका किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं ये मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, कोर्स कंप्लीट की तरफ बढ़ रहा हूँ। अगला सवाल है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पूर्णांकों के ये जो पूर्णांक लिखे हैं इनके हमें क्या निकालने हैं, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि किसकी जांच करनी है, ये थोड़ा ध्यान रखने वाला बात है। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इन दो संख्याओं के एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए आपको पता है जब भी हम किन्हीं संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले उन संख्याओं की अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम पहले 26 को लिख रहे हैं, यहाँ पहला सवाल है मेरा। तो 26 के हम करते हैं फैक्टर, 2 से ये 2 एकम 2, 2 तिया 6, और ये 13 एकम 13, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। फिर हम दूसरा भी लिख लेते हैं 91, तो 7 से इसको काट देंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21, और 13 से ये कट जाएगा, 13 एकम 13। तो हमें यहाँ 26 और 26 के हमें मिले 2 गुणा 13, अभाज्य गुणनखंड जो मिले हमें वो मिले 2 गुणा 13, और 91 का हमको मिला 7 गुणा 13। तो अगर मैं इसके एचसीएफ की बात करूं, इन दोनों संख्याओं की किसकी बात करूं, एचसीएफ की, तो एचसीएफ का मतलब ये होता है कि हमें इन दोनों में जो कॉमन संख्या है वो रखनी है। तो एचसीएफ हमारा हुआ 13, क्या हुआ 13। एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम हमारा मिलता है हमें, एलसीएम में मिलता है, देखिए जब भी हम किन्हीं संख्याओं के एचसीएफ निकालते हो तो उसमें एलसीएम में एचसीएफ तो होता ही होता है, तो 13 तो आपका रहेगा ही रहेगा। मतलब कह सकते हैं कि जो कॉमन संख्या होती है वो रख लेते हैं। उसके बाद जो छूटी हुई संख्या होती है जिनमें कोई भी संख्याएं कॉमन नहीं होती उन्हें भी रख देते हैं मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे 2 इंटू 7, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये संख्या मिली। अब हमें इनका गुणा करना है, तो इसके लिए हम यहीं पे सामने कर देते हैं, नीचे हमें एलसीएम वेरीफाई भी करना है।
तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ये आएगा 13 दूनी 26 इंटू 7, तो एलसीएम हमारा रहा, यहीं पे लिखे देते हैं, 7 छिंग 42 की 2 हासिल 4 और 7 दूनी 14 और 4 18, 182। अब दूसरा देखिए, उन्होंने कहा था कि पूर्णांकों निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, तो एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिए, इस तरीके से निकलेंगे। अब हमें इसमें करना है दो संख्याओं का गुणनफल और बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, ये हमको इसकी जांच करनी है। तो जांच करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हम लिखेंगे जांच, और जांच के लिए हमें पहले क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल अगर हमें निकालना हो तो हमारी संख्याएं कौन कौन सी थी, 26 और 91, ऊपर लिखा हुआ भी है 26 और 91, तो यहाँ पे हमने कर दिया है 26 इंटू 91, ये हमारा निकल के आएगा 6 2 54 56 हासिल 5 9 दूनी 18 23 66, ये हमारा निकल के आएगा 23 66। मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों की। फिर दूसरा पार्ट इसी का है एचसीएफ इंटू एलसीएम, दूसरा हम करेंगे यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ, आगे लिख लो चाहे पीछे लिख लो, वो उससे कोई दिक्कत नहीं है, गुणा में संख्याओं को आगे पीछे कर सकते हैं। तो एलसीएम हमारा यहाँ था 13 इंटू 182, ठीक है। तो इनका गुणा कर देते हैं 13 182 का, तो ये कितना आता है, तो 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106 हासिल 10 हो जाएंगे, 13 एकम 13 और 10 23, 23 66। देखिए हमें क्या यहाँ पर जांच मिल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल भी हमारा कितना है, 23 66 है। जरा इसको अंडो कर दो, दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ हमारा कितना है, 23 66 है, ठीक है। और एलसीएम और एचसीएफ का भी गुणनफल कितना है, 23 66 है। तो अतः हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः इसको मैं हटा ही देता हूँ, पूरा दोबारा लिख दूंगा। दूसरा कलर ले लेता हूँ पेन का, यहाँ से मैं ये वाला कलर ले लिया, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अतः पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या रिजल्ट निकला, एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। इससे हम एक निष्कर्ष और निकाल सकते हैं, यदि एलसीएम इंटू एचसीएफ और दोनों संख्याओं गुणनफल बराबर आया तो हमने जो निकाले हुए एलसीएम एचसीएफ हैं वो हमारे सही है। तो इस सवाल को हम इस तरीके से करेंगे। चलिए इस तरह से ही आपको, अब ये आपके होमवर्क के लिए है कि आप इसमें से दूसरा सवाल ये 510 और 92 का है, 336 और 54 का, ये आप स्वयं करेंगे। चलिए मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। ये है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो अभाज्य गुणनखंड विधि अभी मैंने बताई थी, बस फर्क इतना है कि सिर्फ इसमें, उसमें दो संख्याएं थी, इसमें तीन संख्याएं। पहले सवाल में देखो ये 12 है, ये 15 है और ये 21 है। देखिए पिछले वाले सवाल में क्या था, पिछले वाले सवाल में आपके पास थी ये भी अभाज्य गुणनखंड विधि ही, लेकिन इसमें दो ही संख्याएं थी, एक 26 और ये 91। प्रत्येक सवाल में यहाँ पे दो संख्याएं थी। अब इस सवाल में क्या कर दिया गया है, इस सवाल में तीन संख्याएं आपकी कर दी गई हैं। तो फैक्टर हम कर लेते हैं, प्रत्येक संख्या का हम कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 12 हमने ले लिया और 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम, तो 2 से ये कितने बार, 6 बार जाएगी, फिर ये 2 से कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और 3 से ये 1 बार जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड हमें मिलेंगे 12 के
12 के अभाज्य गुणनखंड जो मिले वो मिलते हैं हमें 2 की पावर 2, ऐसे लिख लो, नहीं तो ऐसा कर लो 2 लिख लो इंटू 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3। इसी प्रकार से हम 15 के कर लेते हैं फैक्टर, और 15 के करेंगे तो हमें ये 3 से 5 बार और 5 से ये 1 बार करेंगे, तो 15 का हमको मिलेगा 3 इंटू 5। तीसरी संख्या है हमारी 21, तो इसके भी हम फैक्टर करते हैं। 3 से ये 7 बार, 3 से यह 7 बार कट जाएगी और 7 से ये 1 बार, ठीक है। तो 21 के हमको मिलते हैं 3 इंटू 7। अब हमें निकालने हैं एलसीएम और एचसीएफ। मात्र हमसे यही कहा है कि एचसीएफ और एलसीएम बताइए। तो एचसीएफ के लिए आपको क्या करना है, एचसीएफ के लिए मैंने आपको बताया हुआ था कि आप जो तीनों में कॉमन होगी, चाहे 4 संख्या हो तो चारों में जो कॉमन संख्या होंगी उनको मल्टीप्लाई में रखे, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, वो एचसीएफ मिलेगा। तो यहाँ 3 ही है, तो हम 3 जितनी भी संख्या होंगी उनमें जो भी कॉमन संख्या होंगी उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं एचसीएफ के लिए। तो यहाँ पर हमारी है केवल और केवल एक ही संख्या कॉमन है तीनों में, वो है 3। तो एचसीएफ हमारा हो जाता है 3। और एलसीएम की बात कर लूँ तो हमने क्या था, एचसीएफ तो होता ही होता है एलसीएम में, इसलिए 3 तो हमने रख दिया। बची शेष संख्याएं क्या क्या है, उनमें कुछ कॉमन है, इनमें आपस में कुछ कॉमन नहीं है। ये 2 गुणा 2 ऊपर है, इसमें तो 2 है नहीं, इसमें भी 2 नहीं है, तो कॉमन तो कुछ है नहीं, तो सीधे सीधे हम ये 2 गुणा 2 रख देंगे। ये 5 भी किसी में कॉमन नहीं है, 5 भी रख देंगे और 7 भी रख देंगे। एलसीएम में क्या होता है, जो मिलती हैं वो भी रखते हैं संख्याएं, और जो कॉमन संख्याएं नहीं मिलती हैं उन्हें भी रखते हैं। तो हमें आंसर में ये मिलेगा 5 दूनी 10, 10 और ये 7 70, 70 दूनी 140, 140 तिया 420। तो आंसर एलसीएम का हमारा मिलता है 420 और एचसीएफ हमारा रहा 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये करेंगे। और अगला सवाल फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये बाकी शेष आप कर ही लेंगे, क्रश कोर्स में है, आपने कोर्स एक बार तो कंप्लीट कर रखा है। एक बार कंप्लीट होने के बाद ये क्रश कोर्स सीरीज है, तो इसमें सारी क्वेश्चन नहीं बताए जाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं आया उसे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसमें नंबर दे दूंगा मैं लास्ट में आकर के, तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, उसकी फिर से अलग से आपकी जो डाउट क्लासेस वाली वीडियो होगी वो डाल दी जाएगी। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, देखिए इस बस उसने क्या किया, थोड़ा सा लिखने वाली इस टाइप की, जो हमने अभी ये यहाँ पे किया था जांच, इस वाले क्वेश्चन में जो जांच की थी, इस वाले क्वेश्चन में ये जांच की थी हमने कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। एलसीएम पहले हमने 2 संख्याओं का गुणनफल निकाला और इधर निकाला एलसीएम इंटू एचसीएफ। बिल्कुल सेम यही वाला फॉर्मूला जो जांच में लगाया था वही हमें यहाँ लगाना है। तो देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है और कुछ नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये ध्यान रख लेना, अगर इस चैप्टर से आने का क्वेश्चन मैं कहूँ तो इम्पोर्टेंट है ये। इस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिल सकता है। तो देखिए क्या है एचसीएफ, इसने ये कहा है प्रश्न को पढ़ने में और समझने में अगर समय लग रहा है तो आप लगा दीजिए, और अगर एक बार आपने सवाल को समझ लिया तो सवाल को फिर 2 मिनट में इसे सॉल्व कर दोगे। 2 मिनट भी नहीं लगाओगे, 1 सेकंड लगाओगे, ये मान लो माइंड। देखिए ये कह रहा है कि 306 और 657 का एचसीएफ कितना है, 9 है। मतलब हमको संख्याएं दे रखी हैं, 2 संख्याएं दे रखी हैं, फर्स्ट और सेकंड, और उसका एचसीएफ दे रखा है, ये जो 9 है वो हमें एचसीएफ दे रखा है। आपसे क्या पूछा है, एलसीएम बताइए। क्या ये संख्याएं जो यहाँ ने लिखी है एलसीएम बताइए 306 और 657, क्या ये संख्याएं पहली वाली ही हैं। देखिए हाँ, अगर हाँ तो अभी 1 मिनट में आप फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पहली संख्या का गुणनफल इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यानी संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ के। अब आप क्या करेंगे, हमको बचाना है एलसीएम, तो एलसीएम बचाना है तो एलसीएम आप यहाँ लिख लो।
HCF ये मल्टीप्लाई में है तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो क्या होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बट्टे, जरा इस बराबर को ना थोड़ा सही कर लो, चलो आ ही नहीं रहा है, चलिए कोई नहीं, वो हो जाएगा HCF, ठीक। ये बराबर थोड़ा यहाँ आना था, अभी सिलेक्ट नहीं हो रहा है, हाँ हो गया, तो इरेज हो गया, बराबर को मैं सही से कर दूँ, यहाँ रहेगा, ठीक है। बस ये फॉर्मूला बन गया आपका, ये फॉर्मूला बन गया। तो इसमें आप क्या करेंगे, संख्या लगाइए, 306 इंटू 657 अपॉन HCF कितना है 9 इक्वल टू कितने हो गया LCM। इसका मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें बस, तो ये 9 7 63 बचे 2, 9 तिया 27, ये 73 आ जाएगा, 9 एकम 9। तो LCM आपका आता है, जो उधर था वो इधर कर लिया और ये वाली उधर कर देंगे, 306 इंटू 73, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका LCM आगे आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखें तो सवाल कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बस सोचने की समझने की क्षमता को ये सवाल बढ़ाता है कि आप किस तरह से सोचते हैं। तो देखिए क्या है, इसने लिखा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपसे कहा है 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। अच्छा आप ये बताइए, कोई भी संख्या यदि 0 पर समाप्त हो रही है तो उसमें 0 पर समाप्त होने के लिए क्या गुण होना चाहिए, तो वो गुण है, देखिए मैं कुछ एक एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर। एग्जाम्पल, मैं क्वेश्चन को बाद में करूँगा। एग्जाम्पल है 0 पे समाप्त होने वाली संख्या पहली 10 ही ले ली, तो अगर 10 है तो इसके फैक्टर करें तो 2 इंटू 5। अगर मैं यहाँ पे 20 कर दूँ तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। मैं यहाँ पर 30 कर दूँ तो 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जितनी भी संख्याएं आपकी 0 पर समाप्त होंगी उनमें 2 और 5 का मल्टीपल होना बहुत जरूरी है। 2 और 5 अवश्य ही आएंगे, सीधी सीधी बात। तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है क्या संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है, तो हम सिर्फ और सिर्फ 6 के पावर से मतलब न रख करके सीधे सीधे 6 के फैक्टर देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड देखेंगे, तो हमको मिलते हैं 2 इंटू 3। 2 इंटू 3, क्या इसमें 2 और 5 दोनों हैं? नहीं है। यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है इसके फैक्टर में, तो इसका मतलब ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो सीधे सीधे हम यहाँ लिखेंगे 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है, नहीं आता है, अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन कि किसी के संख्या के अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 और 5 नहीं आता है तो वह संख्या क्या होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी।